Hello friends, how are you all? I hope you guys all are well. I am Assistant Professor Mona and today I am going to discuss the novel Homecoming, The Homecoming. So this novel written by Harold Pinter in the 1965 and this novel becomes very important if you are going to appear any of the competitive exam and ये जो नोवेल है ये हमारा जो एम ए इंग्लिश जो है उसके सिलेबस में भी आता है। तो अगर आप लोग एम ए इंग्लिश लिटरेचर से कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए होम कमिंग नोवेल द होम कमिंग नोवेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर हैरोल्ड पिंटर जो है वो भी इंपॉर्टेंट राइटर होते हैं बिकॉज हैरोल्ड पिंटर और उनके नोवेल से यूजीसी नेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। होम कमिंग नोवेल से भी पूछे गए हैं, हैरोल्ड पिंटर की लाइफ से पूछे गए, उनके ऑटोबायोग्राफीज है और उनके अदर जो नोवेल हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो राइटर है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आज से हम लोगों ने हैरोल्ड पिंटर की नोवेल्स की सीरीज को स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं द होम कमिंग नोवेल। बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल है गाइस। एंड before starting my lecture I want to tell you guys that if you are new to my channel please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग देख सकते हैं गाइज ये जो प्ले है जैसे कि मैंने आप लोग को बताया 1964 में रिटर्न है लेकिन ये पब्लिश हुआ था 1965 में। दूसरा हम लोग इस प्ले के बारे में अगर बात करेंगे गाइस तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये जो प्ले है ये एक अडल्ट प्ले है जो कि लिखा गया है हैरोल्ड पिंटर 1965 में जब इन्होंने लिखा था। ये स्क्रीन प्लेयर भी रहे हैं हैरोल्ड पिंटर और इन्होंने हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उस पे विमेंस की कंडीशन क्या है और उसमें जो हमारा हम लोग बोल सकते हैं जेंडर बायसनेस जो चलती है उसको लेकर ये नोवेल लिखा था। और इस नोवेल को लिखने का इनका पर्पस सिर्फ ये था कि जब पैट्रियार्कल सोसाइटी में कोई विमेंस जब रहती हैं तो उनकी खुद मेंटल कंडीशन क्या होती है और वो किस तरीके से रूल करना चाहती हैं, उनके अंदर का जो इच्छाएं होती हैं कि भाई हमको भी रूल करना है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में, वो किस तरीके से सेकंड जेंडर कंसीडर की जाती हैं और उनका मेंटल ट्रॉमा जो है वो सब चीजें यहाँ पर उन्होंने इस नोवेल के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस कैरेक्टर इस नोवेल को सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये नोवेल जो है ये अवार्ड हुआ था यहाँ पर टोनी अवार्ड जो है इसको मिला था 2008 में और इसको कहा गया था द बेस्ट रिवाइवल प्ले। तो द बेस्ट रिवाइवल प्ले मतलब कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब कि है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी और किस तरीके से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। तो बेस्ट रिवाइवल प्ले का इसको टाइटल दिया गया था एंड 2008 में टोनी अवार्ड मिला था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रेज हो सकता है। ठीक है, तो इस नोवेल के बारे में ये चीज हम लोग अंडरलाइन करेंगे। एंड यहाँ पर दिखाया गया है कि आपका सिर्फ यहाँ पर एक ही कैरेक्टर है जो कि विमेन कैरेक्टर है एंड इनको छोड़कर अदर जो कैरेक्टर है वो आपके मेल कैरेक्टर है। तो विमेन कैरेक्टर का रोल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जो कि प्ले किया है आपकी रुथ नाम का जो कैरेक्टर है वो है यहाँ पर विमेन कैरेक्टर। और यहाँ पर रुथ का कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है इस तरह से कि वो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी में रूल करना चाहती हैं और लीड करना चाहती हैं मैन को, कि किस तरीके से वो एनी हाउ मैन को लीड कर सकती हैं, उनको रूल कर सकती हैं। ये चीज यहाँ पर दिखाई गई है। तो स्टोरी जो है वो रूथ और टेडी की स्टोरी है। रूथ हमारी लीड कैरेक्टर है यहाँ पर एंड टेडी जो है इनके हस्बैंड है जो कि मैरिज के बहुत सालों बाद में घर वापस लौट कर आते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इनके जो कैरेक्टर हैं जैसे कि हम लोगों ने देखा रूथ और टेडी जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। और उसके बारे में उनके आगे अगर हम देखते हैं कि मैक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनका हो जाता है, पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली है ये, मतलब कि सबसे बड़े हैं ये फैमिली में। एंड लेनी है जो कि मैक्स के सन रहते हैं, मतलब टेडी के भाई रहते हैं ये। सैम है मैक्स के ब्रदर हैं जो। और जॉय जो है ये आपका ये एक बॉक्सर है और सबसे ज्यादा मतलब कि एक तरीके से यंग कैरेक्टर इस नोवेल का यही है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द होम कमिंग नोवेल में जब रुथ और टैडी जो है आफ्टर सो मैनी इयर्स ऑफ द मैरिज वो लोग अपने घर वापस लौटते हैं। तो घर वापस जब लौटते हैं तो यहाँ पर द होम कमिंग नोवेल जो टाइटल लिया गया है वो क्यों लिया गया है, ये घर वापस लौटे अपनी फैमिली से मिलने के लिए। इनकी फैमिली में जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए सभी के सभी मेल कैरेक्टर हैं। बट जब यहाँ पर रुथ इस फैमिली में एंटर करती हैं तो एज ए डॉटर इन लॉ उनको वेलकम किया जाता है, पर रुथ के माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। उनके माइंड में यहाँ पर चीजें चल रही होती है कि किस तरीके से उनको रूल करना है।
दूसरी चीज़ यहाँ पर ये दिखाया गया है कि रुथ रूल करना चाहती हैं पूरी फैमिली को, नॉट ऑन द बेसिस ऑन हर टैलेंट, बट वो यहाँ पर अपना एक बोलते हैं कि एडल्टनेस जो है वो यहाँ पर शो करती है स्टेप बाय स्टेप। जब आप नोवेल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो रुथ का जो कैरेक्टर है वो किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। दूसरी चीज यहाँ पर ये दिखाया गया है कि रुथ जो है इस पूरी फैमिली को रूल करना चाहती है। वो टेडी के साथ में इतना उनकी लाइफ अच्छी चल रही है टेडी के साथ में, बट यहाँ पर जब वो वापस आती हैं इस घर में, जब वो आती हैं तब वो देखती हैं कि उनका जो शादी से पहले का बिफोर द मैरिज जो प्रोफेशन था वो एक कैलेंडर गर्ल जो थी, वो यहाँ पर वो कैलेंडर गर्ल मतलब प्ले करती थी। और उन्होंने काफी मतलब पोजेस वगैरह दिए थे, काफी मतलब फोटोशूट वगैरह करवाए हुए थे। तो वो अपनी बिफोर जो मैरिज उनकी लाइफ थी उसको वो वापस से जीना चाहती थी। एंड उनके माइंड में वो लाइफ उनकी सेट थी, वो उसी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मैरिज लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं थी उनकी मैरिज लाइफ में। और यहाँ पर आने के बाद में जब वो देखती है कि जॉय नाम का कैरेक्टर जो है वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और अट्रैक्टेड होने के बाद में जो अदर कैरेक्टर्स होते हैं वो भी धीरे धीरे क्या होते हैं, रुथ की जो ब्यूटी होती है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर मैन को ओनली मैन दिखाया गया है, एज ए फैमिली मेंबर यहाँ पर उनको नहीं दिखाया गया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ हैरोल्ड पिंटर ने इस नोवेल में दिखाई है कि नोवेल को जो है वो उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा माइंडसेट इस तरीके के माइंडसेट से लिखा गया है कि सिर्फ एक मैन जो होता है वो एक मैन होता है, विमेन जो होती है वो विमेन होती है। फैमिली रिलेशंस को यहाँ पर इग्नोर कर दिया गया है। एंड रुथ जो है वो आगे चलकर नोवेल के नोवेल जब आपके एंड तक पहुंचता है तो हम लोग देखते हैं कि वो टेडी से बिल्कुल ही कट जाती हैं। टेडी के साथ में वो अपना रिलेशन खत्म करना चाहती हैं, और टेडी उनसे जब लास्ट में पूछते भी है कि रुथ क्या हमको वापस घर चलना चाहिए अपना, तो जहाँ पर वो लंदन में रहते थे, तो रुथ उनको साफ इनकार कर देती है कि उनको वापस से घर नहीं जाना है और वो इसी घर में रहना चाहती हैं। मैक्स के साथ में, लेनी के साथ में, जॉय के साथ में, इन्हीं के साथ में रहना चाहती है। और उनका लास्ट में जब सीन दिखाया गया है रुथ का, तो बिल्कुल उनको एक चेयर पर बैठा हुआ दिखाया गया है, जिस तरीके से कोई क्वीन जो होती है वो जब अपनी विक्ट्री जो रहती है वो सेलिब्रेट करती है, इस तरीके से रुथ को दिखाया गया है कि रुथ जो है अपनी विक्ट्री को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रही है और वो इस घर की क्वीन बन चुकी है। तो इस तरीके से दिखाया गया है, बट ये जो है चीजें दिखाई गई हैं बहुत ही एडल्ट, बहुत ज़्यादा एडल्टनेस दिखाई गई है इस नोवेल में। तो आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग ऑफ कोर्स आप लोग मैच्योर हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इन चीज़ों को। तो इस नोवेल को दिखाने का पूरा पर्पस जो है, नोवेल को लिखने का ये पूरा जो शो दिखाया गया है कि पर्पस जो है हैरोल्ड पिंटर का क्या रहा होगा। तो हैरोल्ड पिंटर का जो पर्पस रहा है वो सिर्फ यही रहा है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी में विमेंस की कंडीशन, जो उनको सेकंड जेंडर कंसीडर किया जाता है, किस तरीके से उनकी कंडीशन वर्स हो चुकी है, और एक विमेन जो है वो कौन कौन से तरीके अपना सकती है खुद रूल करने के लिए। तो रुथ जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर है, और एक उसका ये तरीका दिखाया गया है कि वो रूल करने के लिए एक विमेन इस तरह से भी हो सकती है। तो ये चीज उन्होंने यहाँ दिखाई है। दूसरा, हम नोवेल के टाइटल की अगर हम बात करें तो नोवेल का टाइटल द होम कमिंग जो लिखा गया है, तो दी होम कमिंग जो नोवेल का टाइटल है ये जस्टिफाई करता है, बट नॉट फॉर द टेडी, बिकॉज टेडी आए थे घर पर, वो वापस चले गए, रूथ को छोड़कर चले गए। रूथ और टेडी का जो भी रिलेशन था वो वहां पर खत्म हो जाता है नोवेल के एंड में। बट द होम कमिंग जो है, घर वापसी जो है, वो सिर्फ किसकी होती है, आपकी रूथ की होती है, बिकॉज रूथ यहाँ पर इसी घर में स्टे करने के लिए, वो पूरी होल ऑफ द लाइफ स्टे करने के लिए मानती हैं और वो यहीं पर स्टे करती हैं। दूसरा, वो एज ए क्वीन यहाँ पर स्टे कर रही हैं, और यहाँ पर वो एज ए डॉटर इन लॉ या एज ए वो कोई फैमिली रिलेशन में यहाँ पर स्टे नहीं कर रही है, घर वापसी उनकी हुई है, बट वो यहाँ पर एज ए क्वीन यहाँ पर स्टे कर रही है कि इस घर की क्वीन वो है, और वो इस घर के सभी मेल मेंबर जो है उनको अब रूल कर सकती हैं। तो रुथ को एज ए विक्टोरियस पर्सन नोवेल के एंड में दिखाया गया है। तो ये पूरा मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कि माइंड सेट जो है आपका हैरोल्ड पिंटर का, वो यहाँ पर इस तरह से इनका कुछ नोवेल लिखने का रहा होगा। और
बाकी हम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज़ नोवेल में लिखा हुआ है, हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है। तो ये पूरा नोवेल यहाँ पर दिखाया गया है और ये इसका क्रिटिकल एनालिसिस जो हम लोग बोल रहे थे कि ये जो स्टोरी रिप्रेजेंट की गई है एक विमेन की स्टोरी है जो कि लीड करना चाहती है मैन को इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने दिखाई गई है एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी की क्या-क्या यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एडवर्स इम्पैक्ट जो हो रहा है हमारी सोसाइटी पर वो पढ़ रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर पूरा शो की गई है। तो पैट्रियार्कल सोसाइटी को थोड़ा-सा नेग्लेक्ट करके हम लोगों को इस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए कि हम लोग जेंडर इक्वालिटी को लेकर आ सकें और इनइक्वालिटी तो हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो जेंडर बेसिस पर हो या फिर आपका रिच एंड पुअरनेस बेसिस पर हो। तो ये चीज़ें तो यहाँ पर है हमारी सोसाइटी में काफ़ी एग्ज़िस्ट करती है। बट हम लोगों को ट्राई करना चाहिए कि इक्वालिटी को लेकर आया जाए और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उनको ऑफ कोर्स यहाँ पर अपनाया जाए बिकॉज यहाँ पर इनइक्वालिटी होने के एडवर्स इम्पैक्ट सोसाइटी पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पूरी चीज़ हैरोल्ड पिंटर ने यहाँ पर दिखाई गई है और उनका माइंडसेट ये जो है आई थिंक ये रहा होगा इस नोवेल को लिखने का। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और चीज़ें जो है आपको नोवेल जो है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नोवेल में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस होता यही है कि रूथ और टेडी आते हैं और फिर उनकी पूरी स्टोरी चलती है कि किस तरीके से रूथ जो है वो यहाँ पर स्टे करती हैं और किस तरीके से वो यहाँ पर मतलब जो पर्सन होते हैं जो मेल मेंबर्स होते हैं उनके साथ उनका कनेक्शन बनता है और उनके साथ उनका कनेक्शन बनने के बाद में किस तरीके से चीज़ें पूरी पलट जाती हैं, पूरे सब कुछ एडवर्स हो जाता है एंड टेडी के साथ में वो अपना रिलेशन ख़त्म करती है बिकॉज टेडी के साथ वो एज अ वाइफ रहना पसंद नहीं करती है, वो एज अ क्वीन इस घर में रहना पसंद करती हैं। तो ये चीज़ें पूरी यहाँ पर दिखाई गई और कैरेक्टर्स अगर पूछे जाए तो कैरेक्टर्स के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट कैरेक्टर्स का ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हमारे रहे हैं, ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, ओनली 6 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम लोग इजीली याद रख सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, बाकी पूरे एक्ट वाइज़ एक्ट या सीन वाइज़ सीन हम लोग को यहाँ पे समरी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एक जो क्रिटिकल एनालिसिस था वो हम लोगों ने इसका समझा और इसकी जो थीम्स थी वो हम लोगों ने इसकी समझी। तो थीम्स आप लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा एंड अगर गाइस आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज़ आई एम हियर फॉर द फॉर यू गाइस एंड अगर आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो चलिए आई विल कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो लेक्चर टिल देन कीप वॉचिंग कीप लर्निंग बाय बाय।